जय श्री कृष्ण। गीतादास गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास नवम का विषय है अर्थशास्त्र, अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, जिसमें हमने बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा क्या है, किन लोगों को जरूरत है, असुरक्षित लोग कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया, जैसे अंत्योदय योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, किस आधार पर चयनित किया जाता है, कितनी सूचियां तैयार की गई थी खाद्य सुरक्षा के में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अर्थात हमारे यहाँ जो खाद्य सुरक्षा लागू की गई है 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। क्या है कि खाद्य सुरक्षा के तहत पोषण युक्त, पहली शर्त है उसमें पोषण संबंधी सुरक्षा, पोषण संबंधी सुरक्षा। दूसरा है सस्ती कीमतें। क्या है? सस्ती कीमतें। सस्ती कीमतों पर है जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकते हैं, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। और उसका कारण है गरिमामय जीवन यापन, गरिमामय जीवन यापन कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवारों में है जो वर्गीकृत किया गया। इसी तरह अंत्योदय योजना के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से एपीएल और बीपीएल का सिस्टम किया गया, सब्सिडी दी गई। आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। यानी हमारे पास एफसीआई में जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न भंडारण था, वो खाद्यान्न भंडारण हमारे पास पर्याप्त से अधिक था। क्या था? आवश्यकता से अधिक था। क्या था? आवश्यकता से अधिक भंडार था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों में लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण में द्वारा स्थिति में सुधार हुआ, अनाज वितरण के हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति बनी कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और ये बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित मूल्य को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीर विचार किया जाना चाहिए। अब हमारे पास जो खाद्यान्न भंडारण है वो इतना अधिक हो गया है कि अगर हम वो और खरीदें तो उसको और खरीदने के लिए भी कई तौर तरीके काम में हैं, जिसमें मुख्य तौर तरीका ये है कि उसको रखेंगे कहाँ, उसकी देखरेख कैसे करेंगे। अगर इतना खरीद लिया है तो आने वाले समय में है जो उसको वितरित कहाँ करेंगे। लंबे समय तक अनाज पड़ा रहेगा तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थित मूल्य जो हम किसानों को देते हैं उसको स्थिर रखने की बात चल रही है कि भाई कुछ साल तक ये इसको एक ही जैसा रखा जाएगा। स्थिर रखने के लिए भी कई तौर तरीके उनके काम में लिए जाते हैं। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ इस सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल। यानी ये जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है, न्यूनतम समर्थित मूल्य, ये मुख्य फसलें मुख्यतः 2 फसलें। क्या? 2 फसलें। कौन
गेहूं और चावल पर ही इसका लाभ मिलता है। क्या है? इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा इसका लाभ अन्य फसलों को कम मिलता है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि में विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों में किसानों को अपनी भूमि पर छोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपज के लिए प्रेरित किया, जबकि मोटे अनाज गरीबों का मुख्य भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट आई। इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने का खतरा भी है। यानी इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य की लोगों ने इन दो फसलों की ही खेती कर दी और जो मोटा अनाज है उस मोटा अनाज को है जो कम बोना शुरू कर दिया, जबकि गरीब लोगों का मुख्य भोजन ही ये मोटा अनाज होता है। न्यूनतम समर्थित कीमतों को बढ़ने से सरकार के खाद्यान्न की वसूली अनुसंरक्षण लागत बढ़ गई। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत से इसे और बढ़ा दिया। अब जब ऐसे एफसीआई में इसका भंडारण किया जाता है तो भंडारण के लिए परिवहन होना चाहिए, तो परिवहन पर खर्चा आ रहा है। दूसरा, इसके रखरखाव और देखरेख का और इसकी सुरक्षा का भी खर्चा ज्यादा आ रहा है। एनएसएसओ नंबर 588 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम और वर्ष 2000 में घटकर ये 5 किलोग्राम हो गई। यानी जो चावल की प्रति व्यक्ति खपत जो चावल की है वो 6.38 किलोग्राम थी। ठीक है, 6.38 किलोग्राम थी, वो घटकर 5.98 रह गई। 5.98 किलोग्राम रह गई, प्रति किलोग्राम रह गई, प्रति व्यक्ति रह गई। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति चावल की कीमत खपत 4.71 थी जो घटकर 4.71, और ये ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। और शहरी में जो 4 है जो आपका 71 किलोग्राम था, वो 4 है जो 49 किलोग्राम रह गया। तो इस तरह से खाद्यान्न की खपत घट रही है और खाद्यान्न बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत जो 4-5 में से लेकर 11-12 तक भारत में दुगुनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत जो 4-5 में ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगुनी कर दी गई। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचता है। राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचा जाता है। कभी कभार दुकान खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो कि बिक नहीं पाता है। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानों पर इन अनाजों को नहीं बेचा जाता है तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है कि पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिससे चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा था। यह प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न स्तर पर बेचे जाते थे। अब अनाज जो लगातार आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड कीमतों की श्रृंखला में देखते हैं, ये पहले नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार की दुकानों ने अनाज खरीदते हैं। परिवार राशन की दुकानों से उनका कोटा निश्चित था। उनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 विभिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था से निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन की दुकान पर कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही हैं जितनी खुली बाजार में है, इसलिए राशन की दुकानों से इन चीजों की खरीदारी के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है। अब ये सिस्टम हो गया है कि जो पहले राशन की दुकानों पर सामान बिकता था वो सबको समान था, निर्धन और गैर निर्धनों के लिए। राशन
की दुकानों पर निर्धन और गैर निर्धन, निर्धन व गैर निर्धन समान मात्रा में और समान कीमत पर सामान मिलता था। तो जो पीडीएस का अनाज, एफसीआई का अनाज था वो खपत हो जाता था। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 3 तरह के कार्ड है, ग्रीन, येलो और ये आपका सामान्य कार्ड, जिसमें बीपीएल और एपीएल, जिनमें है जो कीमतों में अंतर है। क्या है? कीमतों में अंतर है। बीपीएल को तो चयनित के हिसाब से मिलता है और एपीएल को बाजार भाव से। क्या? बाजार भाव से। अब बाजार भाव से जब सामान मिलेगा एपीएल को, तो एपीएल वहां से नहीं खरीदेगा, बाजार से वो चीजें खरीदेगा। अब सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है? सहकारी समितियों की भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितने भी राशन की दुकानें हैं उनमें 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चला जाएगी। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दर पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दुग्ध उत्पादनों में अमूल और एक और सफल सहकारी समिति इसका उदाहरण है। इससे देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अब ये सहकारी समितियां जो एक सबके लिए, सब एक के लिए तर्ज पर खोली गई हैं, उन सहकारी समितियों में जो ये राशन की दुकानें खोलती हैं, डेयरी की खोलती हैं, दुग्ध की समितियां खोलती हैं, जिससे जो लोगों को ज्यादा लाभ होता है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में आज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती हैं। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैसले में फैलाने में और खाद्य सुरक्षा नीति अपनाने में प्रभावित में एडीएस को कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार से खाद्य सुरक्षा के रूप में स्वीकृति मिली है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।